का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ एक अजीम ख्वाब का नाम था, और वो ख्वाब थी हमारे फाउंडिंग फादर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल की। और वो ख्वाब ये थी कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना था, और दूसरी तरफ उस रियासत के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करनी थी, जिधर सब इंसानों के हकूक होने थे, चाहे उनका कोई रंग हो या जो भी उनका मजहब हो, लेकिन सब इंसान बराबर और हुकूक उनके रियासत में गारंटी करने थे। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाब है, और इस सफ़र के ऊपर हम निकले हुए हैं, और कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें हम सब मिलके एक जद्दोजहद करेंगे तो पहुंचेंगे। जी, आप अभी सुन रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो आज का पैगाम था। उस हवाले से तमाम देखने वालों को जावेद काजी का सलाम और आदाब कबूल हो। तमाम दोस्तों को, पाकिस्तानियों को यहाँ पर यूके में और पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ दुनिया में बसते हैं, उन सबको आज़ादी जो है वो मुबारक हो। लेकिन मेरा जो नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो अवाम है वो अभी भी गुलाम है चंद खानदानों की। लेकिन इस गुलामी से हम कब निजात पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हम हिस्ट्री में नहीं जाते कि पाकिस्तान को बनाने वाले कौन थे, कब बना, ये सब जो है पाकिस्तानी हमारे बहन भाई जानते हैं। हम आज बात करेंगे कि ये जो मारूसी सियासत है हमारे मुल्क में, जो करप्शन है, ये कब ख़त्म होगी। मेरे साथ आज दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं, एक तो चौधरी इफ्तिखार साहब हैं इस्लामाबाद से, हमेशा मेरा साथ देते हैं प्रोग्राम में, और दूसरा यहाँ लोकल जावेद अख्तर साहब हैं, एनालिस्ट हैं माशाल्लाह, वो भी प्रोग्राम करते रहे हैं, रेडियो पे भी और टेलीविज़न पे भी वो आते रहे हैं। आज हम इन दोनों जो शख्सियात हैं इनसे बात करते हैं। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है काई साहब, और जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक हो, यौम आज़ादी पाकिस्तान का। और जो अहले वतन है मेरे दुनिया के किसी भी कोने में जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। जी काई साहब। जी जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जावेद भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार चौधरी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, और तमाम सुनने और देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम और यौम आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपने भी हमें ज्वाइन किया है आज। लेकिन आज जो मौजू है, जो मेरा नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एज ए मुल्क तो आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, इंडिया से, लेकिन हमारी जो अवाम है, हमारी जो कौम इस वक्त बस रही है पाकिस्तान में, वो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद है। चंद ख़ानदान जो हैं वो पूरे पाकिस्तान पे एक उन्होंने अपने जो मुसल्लत किया हुआ है अपने आप को, और जो बाकी अवाम है वो उन सब के ग़ुलाम है, जो चंद ख़ानदान हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे इफ्तिखार भाई? सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, उसके बाद हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। जी इफ्तिखार भाई। काई साहब, जहाँ तक आपने मोरसी सियासत की बात की है, ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त गवर्न हो रहा है, जो बाइकैमरल सिस्टम कहलाता है, ये जमहूरी जो इक़दार है उसके मुताबिक ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है पीपल्स पार्टी का सरबराह था,
और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारे पास 1973 का, और फिर 5 जुलाई 1970 को मार्शल दोबारा लग गया। फिर दोबारा जब ज़ियाउल हक की डेथ होती है तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म बनती हैं, तो यानी उनकी बेटी आ जाती है। अब बेटी के बाद फिर आप देखें कि नवाज शरीफ का वो एक सिलसिला शुरू होता है, फिर उसकी हुकूमत जाती है जिसे हम कंट्रोल डेमोक्रेसीज कहते हैं, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो हमारी जो जमहूरियतें हैं या सिविल गवर्नमेंट है उन पर अपनी असरअंदाज रहती है। तो अभी भी आप देख लें कि जो जमहूरी अब बेनज़ीर का जो बेटा है उसको भुट्टो का नाम देकर जरदारी साहब, वो अब तीसरी नस्ल जो है वो हमारे सामने आ गई है। हालांकि आप देखें कितने बड़े जो नाम है, जितना एतजाज एहसन है या कायरा साहब है और भी बड़े बड़े नाम है, अब उनका मुकाबला तो बिलावल नहीं कर सकता ना। और इसी तरह आप दूसरी नवाज शरीफ की तरफ भी देख लें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उसके बाद जो मरियम नवाज है और दूसरी तरफ शहबाज। जी मैं ये कहना चाह रहा था इफ्तिखार भाई कि जब बिलावल तकरीर कर रहा होता है तो जो नाम आपने अभी मेंशन किए हैं वो सब उसके पीछे खड़े होते हैं। तो क्या हमारे मुल्क में ये चेंज आ सकता है कि जो लायक और काबिल लोग हों वो सामने आए पार्टी में, जैसे यहाँ यूके की मतलब कि जमहूरियत है, इसमें जब वो फारग होते हैं प्राइम मिनिस्टर उसके बाद उनका कोई नाम नहीं होता, उनकी फैमिली नहीं सामने आती। लेकिन यहाँ तो पहले बाप, फिर बेटी, फिर उनका बेटा, और दूसरी तरफ भी यही हालत है। तो आप क्या समझते हैं कि ये चेंज आ सकता है हमारे मुल्क में? देखिए, ये अभी तक ये पॉलिटिकल सिस्टम हमारा मैच्योर नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं है। मैंने आपसे यही गुजारिश की ना कि अगर वो अब बिलावल का अगर कहीं बेटा हो गया तो वो ऑब्वियसली वो नया प्राइम मिनिस्टर का एस्पायरेंट होगा। और यहाँ पे अभी लड़ाई होनी है, इधर पानीपत की लड़ाई होनी है इधर लाहौर में, कि शहबाज का बेटा आएगा या मरियम आएगी, उनमें से जो लीडरशिप किसके पास होगी। अब उसके में भी हम चीजें सुन रहे हैं मुख्तलिफ के जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं मरियम के बारे में भी और शहबाज का जो बेटा है उसके बारे में भी। तो कहने का मकसद, अब जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बेस ही फ्यूडल जो माइंडसेट है उसी के ऊपर है, अब वही वो सिलसिला अभी तक चलता आएगा। उसमें हम आवाम का भी उतना ही कसूर है। हम लोग जो है वो अपना वोट बेचते हैं। यहाँ पे आपने देखा ना, इंग्लैंड में आप मिसाल दे रहे हैं, अब जो इंग्लैंड की जो डेमोक्रेसी है अब वो उन्होंने अपने जो कस्टमाइज की हुई है उनके मुताबिक वो एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वहां तसव्वुर नहीं है कि आप अपना वोट जो है बेच लें। ठीक है ना, वो ठीक है, लॉबिंग होती है, सिलसिला होता है, लोगों से मेल मिलाप होता है, लेकिन रही होती हैं, हम उस पर अपना वोट बेच देते हैं, फिर रोते रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें, आप जरदारी को गालियां देते हैं, आप नवाज शरीफ को गालियां देते हैं, आप अपनी एज ए नेशन आप देखें कि हम भी उतने ही करप्ट वक्त अब रमजान आता है, आप देखें कि वो 200 रुपए वाली जो है हम 400 रुपए बेचे हैं। अभी ये कोरोना आया था, कोविड आया था, तो आप एक 12,000 का जो टीका था वो 12 लाख रुपए में बिक रहा था। तो हम लोग जो है वो जिस तरह की कौम है उस तरह के हमारे लीडरशिप आ जाती है। लेकिन जहां तक आपका ताल्लुक है जो वेलफेयर स्टेट की बात जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की, जो अपना आज इमरान खान ने भी स्पीच में की है, तो वेलफेयर स्टेट तो उसी वक्त आता है जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स आती हैं और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। और पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म उस वक्त तक वैलिड नहीं होती जिस वक्त आपका जो ये करप्शन का कल्चर है ये खत्म नहीं होता। जब तक इन लोगों को जिन्होंने करप्शन किया, मुल्क का पैसा लूटा है, उनको सजाएं नहीं दी जाती, तो उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और खास तौर पे जब आप हजरत अली करमल्ला वजह का वो आपने बयान सुना होगा कि कुफर की हुकूमत तो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जहाँ पे इंसाफ एग्जिस्ट ना करता वो रियासतें ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। जी कैसा? जी जावेद भाई, आपकी तरफ आता हूँ यही सवाल लेकर कि क्या हमारे मुल्क में पाकिस्तान तो बनाकर दे गए देने वाले, अल्लाह उनको सबको जन्नत नसीब फरमाए, लेकिन हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, उसको दो टुकड़े भी कर दिए और करप्शन जो है वो कितनी पाकिस्तान में हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये निज़ाम जो है ये ठीक हो सकेगा? आप समझते हैं कि हमारी कौम जो है वो आज़ाद है? क्योंकि
मैं तो समझता हूँ कि पूरी कौम जो है वो चंद खानदानों की गुलाम बनकर रह गई। जी जावेद भाई, जैसे कि आपने मतलब आपने ये जो बात की ना कि कौम आज़ाद है, तो चौधरी साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो बात की है वो बहुत अच्छी बात की है। मैं नहीं समझता कि मैं उसमें कोई और चीज़ ऐड कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ यूके में बैठे हुए हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर हमें आए हुए यहाँ पे 40-50 साल हो गए, लेकिन हमारे मिजाज में यहाँ के, ठीक है हम ये तो कहते हैं कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लोगों के सोचने का अंदाज जो है वो अभी भी वही है। मतलब हमारा वो इतना स्ट्रांग है, सोचने का अंदाज जो है ना वो इतना स्ट्रांग है कि हम आज भी वही सोचते हैं। यहाँ बैठे हुए लोग भी जो है ना, उन पर 40-50 साल यहाँ रहने का जो है कोई असर नहीं हुआ। इतनी मतलब हम इतने ज्यादा बुरी तरीके से मतलब हमें फीडअप किया गया है, या हमारे मिजाज जो है, हमारे दिमाग का जो है ना वो स्टाइल ही यही है सोचने का। मतलब आप जैसे ये मौरूसी सियासत की बात करते हैं, तो आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है वो इमरान खान की मुखालफत सिर्फ इस वजह से करते हैं कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं। अरे भाई, वो अगर मुसलमान नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा वो बाद में तो पार्टी उन्होंने आके संभालनी है। मतलब जहनी तौर पर हम इतने गुलाम हैं कि हम यही सोचते हैं कि जी वो एक लीडर के बाद उसका बच्चा ही आके पार्टी संभाल सकता है, किसी और में काबिलियत नहीं होती कि वो पार्टी संभाल सके। तो हमें कुछ इस मेंटल उससे निकलना पड़ेगा, इसके बगैर जो है ना मुमकिन नहीं है। सही है। इफ्तिखार भाई, जो जावेद भाई ने बात की है कि आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि हमारी जो सोच है वो यही है कि जी बाप आएगा, बेटी आएगी या बेटा आएगा, तो इस सोच से जो अवाम है वो कैसे निकल सकती है? जी इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? देखें, जावेद भाई ने बिल्कुल एक अच्छी बात की है कि हाँ जी, एक्चुअली ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं जहां से आपकी ये सोच डेवलप होती है। एक तो हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल है जो लीडरशिप प्रोड्यूस करती है। देखिए हमारे जो करिकुलम है या हमारा जो पढ़ाया जाता है, जो स्कूल, हम तो डिग्रीज जो हैं वो होल्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता, ठीक है ना, उनकी इंडिपेंडेंट सोच नहीं होती। हमारे जो तरबियत देने वाले लोग हैं वो भी जो एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो जब तक आप जो आगे के इलामा इकबाल जो है, कायदे आजम जो है, इनको पढ़ाया कहाँ, जो लिंकन इनसे पढ़कर आ रहे। सर सैयद अहमद खान ने, आपको पता है कि जिस वक्त 1875 में इन्होंने दिया था यूनिवर्सिटी का, फिर एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज जो था, जो बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अली हो गए थे। तो वो हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो या सॉरी एजुकेशन सिस्टम है, वो लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ना कर रहा है अभी आगे तक ना, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। और वो भी 4 हिस्सों में तकसीम है कि मदरसा सिस्टम है, एक गवर्नमेंट सिस्टम है, एक वो कैम्ब्रिज सिस्टम है, और उसके बाद यानी डिफरेंट जो है सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, डाइवर्सिफाइड किस्म की वो होती है। तो हम 4 किस्म की नस्लें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब 4 जो नस्लें हैं, वो जो मदरसे की नस्ल है वो आप देखें उनकी एक अजीब सोच होती है। फिर जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े होते हैं वो उनकी डिफरेंट सोच होगी। जो हमारा कैम्ब्रिज का या ऑक्सफोर्ड का जो सिस्टम है, ओ लेवल ए लेवल का सिस्टम, वो उनकी डिफरेंट होती है। तो कहने का मकसद ये है काजी साहब के ये जो लीडरशिप जो प्रोड्यूसिंग के जो अदारे हैं, जो आप सोच को डेवलप करते हैं, जो हमारी पाकिस्तान की जो कस्टमाइज्ड जो सोसाइटी, कस्टमाइज्ड डेमोक्रेसी होनी चाहिए। देखें 1947 में, और इसी तरह वो जो 1935 का जो इंडियन एक्ट था, उसी के मुताबिक ये हम जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तश्कील पाया था। तो ये तमाम जो सूरत हाल हमें नजर आती है, इसमें जो जब तक हमारा रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म्स नहीं होगी, हम लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम लोग कंफ्यूज इतने ज्यादा हैं कि आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, हम कॉलेजेस में चले जाएं, वहां जो पढ़ाया जा रहा है वो मतरूक हो चुका है, एग्जिस्ट नहीं करता, और मॉडर्न जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है या मेथोडोलॉजी है उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। तो हम देखें नेशन के साथ प्यार का एक तस्वर जो है वो डेवलप होना बड़ा जरूरी होता है, जो पहले माँ की गोद से शुरू होता है। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हमारे सोशियो इकोनॉमिक इश्यू शुरू हो जाते हैं, हमारे खाने पीने का मसला हो जाता है। हम डिग्री लेते ही जाकर नौकरी की तलाश, हम डिग्री लेते किसके लिए? नौकरी के लिए। आप नॉलेज के लिए आप डिग्री नहीं ले रहे होते, और ना हमारा कोई पॉजिटिव रोल होता है डिग्री लेने के बाद सोसाइटी की डेवलपमेंट के अंदर।
तो इसलिए हमें जो है ठीक ये रिफॉर्म्स जो है ये इट इज अ बिट कम्प्लेक्स सिचुएशन ओवर हियर। तो कम्प्लेक्सिटी ये होती है कि जो एक रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम है, रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल सिस्टम है, ये इंटरलिंक्ड है। और ये जो फ्यूडल माइंडसेट है, ये फ्यूडल माइंडसेट ये जागीरदार होना नहीं होता, ये एक माइंडसेट है। जिस तरह एक बेटा है, बेटे के बाद उसका बेटा, फिर हो गया उसकी आगे औलाद, तो वो हम यही सोच इसी तरह इमरान खान भी देख लें, इमरान खान का सिर्फ एक है कि वो उसकी औलाद आगे नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इमरान खान के बाद आपको पीटीआई में कौन सी लीडरशिप ऐसी नजर आती है, वो भी उसको भी टाइम लगेगा डेवलप होते हुए। तो मैं ये नहीं कहता कि ये मट्टी जरखेज नहीं है, इसमें नम होनी चाहिए थोड़ी सी, जो इल्लामा इकबाल के मुताबिक है, तो ये फिर बड़ी जरखेज नजर आएगी आपको। जी साहब। जावेद भाई, आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि आपने माइंडसेट की बात की है। तो जो पब्लिक है, हमारी जो आवाम है, उसको कैसे एजुकेट किया जा सकता है कि वो अपनी वोट जो है वो किस तरह इस्तेमाल करे? जावेद भाई, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। बल्कि अभी जो इफ्तिखार भाई ने जो कहा कि 4 क्लासिफिकेशंस हैं एजुकेशन के हमारे यहाँ, उन्होंने 3 का जिक्र किया, चौथी का मेरा ख्याल बावजूद उन्होंने छोड़ दिया। और वो चौथी जो है चौथा ग्रुप वो है जो किसी इन तीनों में से किसी में भी नहीं जाते, पढ़ने के लिए जाते ही नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो इन लोगों पर मुश्तमिल है, जो किसी भी किस्म के पढ़े लिखे नहीं है। मतलब मुश्किल से पाकिस्तान की मेरा ख्याल है एजुकेशन लेवल जो है वो 26-27% है, या शायद मैं ये भी ज्यादा बता रहा हूँ। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब जो हम तो अभी बात कर रहे हैं वो तो पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा जो 76% जो आबादी है वो तो पढ़ी लिखी ही नहीं है सिरे से। वो उनको तो सिर्फ फॉलो करना होता है इंस्ट्रक्शंस को, या जो भी उनको बता दिया गया बस उन्होंने उसको फॉलो करना है। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो है ना वो उसके तालीम पर जो है तालीम जो है वो आवाम को दी जाए जितना भी हो सके। लेकिन तालीम का निज़ाम जो पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जो बड़े जो एलीट क्लास है, जो फ्यूडल्स लोग हैं, वो तो चाहते ही नहीं कि उनके नीचे जो लोग हैं वो तालीम पाएं। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। इफ्तिखार भाई, थोड़ा सा कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि वहाँ पे लोगों ने आज 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तानी झंडे भी लहराए और नारे भी लगाए। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वहां से निकलेगा या नहीं? जी इफ्तिखार भाई। देखें, हर जुल्म के बाद जो होती है ना, हर जो रात होती है उसके बाद दिन जरूर आता है। ये एक कुदरत का एक फैसला है और कुदरत का एक निज़ाम है। और उन्होंने आज जुल्म की जो इंतहा की हुई, आज तो खैर वैसे ब्लैक डे था वहां पे अपना इंडिया के खिलाफ, यानी कल सुबह 15 अभी हो जाएगी, 15 को ब्लैक डे मनाया जा रहा है। और वहाँ आज परचम उसी तरह लहराए गए हैं, उस बावजूद इसके कि वहाँ पे डबल कर्फ्यू है। सिंगल कर्फ्यू ने क्योंकि और 2 लाख सुना फौज और आ गई है। मेरा ख्याल जो कश्मीरी कम हो गए हैं और वो ज्यादा हो गए हैं, फौजी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन उसके बाद बावजूद उनका जो डेडिकेशन है या कमिटमेंट है, स्ट्रगल है जो कश्मीरीज की, वो लाजवाल है उनका। मतलब जब तक ये मूडी जो है वहां से वो गायब नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखें कि उनके इंटरनल प्रॉब्लम आने शुरू हो गए हैं। अब मकबूजा कश्मीर में जो उन्होंने जुल्म किया है मूडी ने, उसके अपनी जो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जो अकलियतें हैं वो उठ खड़ा होना शुरू हो गई हैं। जो 30-32 के करीब जो है वो मुख्तलिफ तहरीक चल रही हैं, अलहदगी पसंद तहरीक चल रही हैं, जिसमें खालिस्तान भी मूवमेंट है। और दूसरा जो है इन्होंने जैसे गलती है जो अब देखें जो गलतियां फिर मुसलसल ये कर रहे हैं। लद्दाख वाला जो हुआ था, सिनेरियो बना था ये, जिसमें इंडिया को हजीमत जो है उठाना पड़ी। अब वहां पे इन्होंने जो है 5वें दौर किए हैं फौज के, फौजी मुज़ाकरात हुए हैं इंडिया और चाइना के, और वो पांचवा भी फेल हो गया। अब उस 5वें फेल के बाद आपको पता है कि हमने कुछ दिन पहले हमने एक नक्शा जो है पाकिस्तान का एक यूनाइटेड नेशंस के लिए या अवाम के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक हमने ऑप्टिक्स के तौर पर, क्योंकि उसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है किसी भी नक्शे की, किसी भी कौमी तराना की, या किसी भी ये जो परचम की जो हैसियत होती है। कुछ लोग तो ये भी एतराज करते हैं ना कि ये क्या नक्शा बना दिया तो क्या कश्मीर फतह कर लिया। तो आप पिछली दफा भी हमने कहा था कि नक्शे परचम ये एक सिंबॉलिक उसकी सिग्निफिकेंस होती है। और आपको याद होगा कि 1945 में यही मुस्लिम लीग थी,
वो इन्हीं झंडों के ऊपर, इन्हीं परचम के तले जो मुस्लिम लीग के, और वो आपको फातिमा सुगरा की मैंने बात की थी, जो उसने यूनियन जैक उतार कर लाहौर की जो असेंबली थी उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया था। तो उसको अभी भी एक तारीखी एक दस्तावेज की हैसियत हासिल है। तो कहने का मकसद ये कि हमारे जो मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, उनको एक अकलियत बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, दुगनी फोर्स करने के बावजूद भी, हमारे जो कश्मीरी हैं उनका एतमाद और उनकी स्ट्रगल है वो खत्म नहीं हो सकी, बल्कि हिंदुस्तान को अब मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से मसाइल क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। नेपाल की तरफ से आपको पता है उन्होंने भी नक्शा प्रोड्यूस किया जिसमें 3 लोकेलिटीज इंडिया की उन्होंने दी हैं, शो की हैं, और इसी तरह भूटान ने उनका पानी बंद कर दिया था इंडिया का। आप अंदाजा करें, वो न्यूक्लियर फोर्स है। तो लिहाजा अब चाइना और इंडिया जो है लद्दाख वाले एरिया में जो हमारा नक्शा थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है, उसमें यही अभी जा रहे हैं महमूद कुरैशी साहब, बल्कि चाइना के जो लीडरशिप है वो भी पाकिस्तान आने का उन्होंने इंडिया दिया। कल मेरी बात हो रही थी फॉरेन ऑफिस में, तो वो भी इधर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तानी उधर वहां पे जा रहे हैं। तो मकबूजा कश्मीर में जो इंडिजिनस जो उनकी मूवमेंट है, ऑब्वियसली अब जुल्म का जितना उन्होंने पहाड़ तोड़ना था तोड़ लिया, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? सही है, ठीक है ना। तो वो अब उनके लिए सुबह नई सुबह जो है